कल हमने मीडियन कंप्लीट किया था। मीडियन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए। आज मोड की बात करेंगे। हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं और अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज, अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, अब मोड पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। मोड क्या है? मोड को मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी कि आपको एक लॉजिकली समझाने का, उसमें काफी पहले बनाया था वो वीडियो। लॉजिकली उसमें समझाने का प्रयास किया था कि भाई कौन सा एवरेज कब प्रिफर किया जाता है, एक नॉर्मल अपना सिनारियो में कौन सा एवरेज कब प्रिफर किया जाता है। क्या आप लोगों ने देखी वो वीडियो? तो अगर नहीं देखी होगी तो देख लेना। मोड के बारे में भी उसमें बात करी थी। मोड बेसिकली एक ऐसा एवरेज है जो उतना यूज में नहीं लाया जाता। प्रैक्टिकली मोड को उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मैंने कहा था कि मोड ऐसी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है जहां पर अर्थमेटिक मीन और मीडियन को यूज करना इम्पॉसिबल है। जहां पर अर्थमेटिक मीन या मीडियन को यूज करना इम्पॉसिबल है, वहां पर मोड बहुत काम आता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। हम समझते हैं कि मोड क्या है। मोड को मॉडल वैल्यू कहते हैं। ये मोड जो शब्द है ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, लामोड। लामोड का मतलब हुआ फैशन, यानी कि मोड का बेसिकली मतलब होता है फैशन। लेकिन स्टैटिस्टिकल सेंस में मोड को कहते हैं मोस्ट कॉमन वैल्यू। मतलब स्टैटिस्टिकल सेंस में हम जब हम डेटा से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मोड क्या है? जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है ना? द वैल्यू विच इज रिपीटेड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज। क्योंकि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही होगी कॉमन वैल्यू। तो स्टैटिस्टिकल सेंस में इस तरह की वैल्यू को जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है मोड कहते हैं। पहले जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है, जिस फ्रेंच वर्ड से ये डिराइव हुआ है, उस वर्ड का मतलब फैशन हुआ करता था। फैशन में भी तो क्या होता है, जो मॉडल होते हैं उनको आगे रखा जाता है ना, मॉडल दिखता है मतलब। ठीक है। जो दिखता है, जो मॉडल है, वही मोड है। ठीक है। स्टैटिस्टिकल सेंस में भी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार दिख रही है, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 5, एक 2, 6, 2, 8, 2। इसमें एक वैल्यू ऐसी नजर आ रही है जो 3 बार रिपीट हुई। 2 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई। तो इस डेटा सेट में अगर मोड से एवरेज निकाला जाए तो 2 यहां पर मोड होगा, यानी यहां पर जो मोड होगा वो 2 होगा। ठीक है ना?
मोड जिसे Z से डिनोट करते हैं ये होगा, क्योंकि 2 एक ऐसी वैल्यू है सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो मॉडल वैल्यू है, इसी को मोड कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये उतना कन्विंसिंग एवरेज नहीं। उतना कन्विंसिंग एवरेज क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो इस डेटा सेट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10। तो एवरेज क्या होता है? एक एक ऑन एन एवरेज मतलब एक बीच की वैल्यू जो अपने डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे। और मोड के हिसाब से आपका एवरेज क्या है? 2। तो ये उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता अपने डेटा सेट का। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि वैल्यू का साइज क्या है। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, हम बस ये देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही। माना कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनका एक टेस्ट हुआ, एक बच्चे के एग्जाम में 50 में से 50 आए, एक और के एग्जाम में 50 में से 50 आए, एक के एग्जाम में 49 आए, एक और के 49 आए, एक और के 49 आए, एक के 48 आए, एक और के 48 आए। ठीक है, एक के 47 आए। तो कितने हो गए ये? 3 3 6 या इसे कर लेते हैं 47। ठीक है, अब 3 बच्चे ऐसे थे क्लास में जो पढ़ने में बड़े कमजोर थे, और उन तीनों बच्चों के क्लास में एक 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 नंबर आए, यानी 10 बच्चे थे, 7 बच्चों के तो आप देख लो 47 से 50 के रेंज में नंबर आए, और 3 बच्चे ऐसे थे क्लास में जिनके एक एक नंबर आए। तो अगर आप देखो कि यार 10 में से 7 बच्चे ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, और 3 बच्चे थोड़े नालायक से हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं, बहुत खराब स्कोर लाते हैं, लेकिन मोड के हिसाब से मोड के हिसाब से इस डेटा सेट का, यानी कि इन 10 बच्चों का जो रिप्रेजेंटेटिव मार्क्स है वो 1 होगा, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई, तो मोड बराबर 1। यानी अकॉर्डिंग टू मोड, इस डेटा सेट का इन 10 वैल्यूज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 1 है, यानी मोड के हिसाब से हर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 1 है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 47 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, आप उस ग्रुप का, उस डेटा सेट का एवरेज 1 बता रहे हो। 1 इस डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि इस डेटा सेट में ज्यादातर बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो कई बार मोड ना उतना कन्विंसिंग आपको रिजल्ट्स नहीं देता है। उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि वो वैल्यू के साइज पर नहीं जाता, वो ये नहीं देखता कि मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज का झुकाव किस तरफ है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज का झुकाव आप देख सकते हो कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी एवरेज भी एक ऐसा होना चाहिए जो इन बच्चों को रिप्रेजेंट करे। लेकिन मोड ये सब नहीं देखता, मोड देखता है कि भाई एक सीरीज में फेमस वैल्यू कौन सी है, कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। 1 बार बार रिपीट हो रही है तो वही एवरेज है। तो इसीलिए मोड को मैथमेटिकली उतना कन्विंसिंग नहीं माना जाता, इसका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं किया जाता। जब भी मुझे एवरेज निकालने की जरूरत होगी तो मैं मीन का इस्तेमाल करूंगा, या मीडियन का करूंगा, या ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मोड का इस्तेमाल मैथमेटिकली बहुत कम ही होता है। हाँ, मगर यही तरीका है मोड कैलकुलेट करने का। अब जैसे अगर मान लो कोई डेटा सेट है जिसमें 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ, तो क्योंकि 5 एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, तो यहां पर मोड बराबर 5।
नंबर ऑफ रिपीटेशंस के आधार पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस के आधार पर हमारा मोड 5 हो गया। अच्छा, ये जो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में मोड निकाला और दूसरे वाले एग्जाम्पल में मोड निकाला, इसको यूनी मॉडल कहते हैं। ये यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल का मतलब होता है जब आपके डेटा सेट में केवल एक मोड पाया जाए तो वो यूनी मॉडल कहलाता है। यानी मोड या मॉडल वैल्यू कैन बी यूनी मॉडल। यूनी मॉडल वो होता है जहां पर एक मोड हो, जिस डेटा सेट में एक मोड हो। आपका मोड जो है वो बाय मॉडल भी हो सकता है। बाय मॉडल वो होता है जहां पर जिस डेटा सेट में दो मोड हो। और आपका मोड जो है वो मल्टी मॉडल भी हो सकता है। मल्टी मॉडल वो होता है जहां पर मोर देन 2 मोड्स हो। अभी जो हमने दोनों एग्जाम्पल में मोड निकाला उसमें एक ही मोड आया है ना, एक डेटा सेट में 2, एक डेटा सेट में 5, तो ये यूनी मॉडल था। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इंडिविजुअल सीरीज है। इस डेटा सेट में आप देखो 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ और 8 जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ। बाकी कोई भी वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हुई। एक वैल्यू 4 है, एक 5 है, एक 6 है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन नजर आ रहा है वो एक 2 का आ रहा है और एक 8 का आ रहा है। दोनों का इक्वल रिपीटेशन हो रहा है ना। दो एक ऐसा वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई, 8 भी एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि कितने मोड वैल्यूज हैं तो मैं बोलूंगा यहां पर 2 मोड वैल्यूज हैं, एक 2 और एक 8। यानी यहां पर जो मोड है, इस डेटा सेट में जो मोड है वो बाय मॉडल है। बाय मॉडल का मतलब कि इस डेटा सेट में 2 मोड है, क्योंकि 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिनका रिपीटेशन विच आर रिपीटिंग फॉर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका रिपीटेशन इससे ज्यादा हो। तो यहां पर 2 और 8 दोनों ही मोड है, तो ये बाय मॉडल हो गया। अब एक डेटा सेट ये है, इसमें एक वैल्यू है 2 जो 2 बार रिपीट हो रही है, एक वैल्यू है 5 ये भी 2 बार रिपीट हो रही है, और एक वैल्यू है 6 ये भी 2 बार रिपीट हो रही है। बाकी 7 और 8 एक ही बार आया डेटा सेट में। यानी कि इस डेटा सेट में 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी मैक्सिमम रिपीटेशंस में तीनों वैल्यू क्लैश कर रही है। भाई 2 का रिपीटेशन, 5 का रिपीटेशन और 6 का रिपीटेशन, सबका रिपीटेशन 2 बार हुआ है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कितने मोड हैं तो यहां पर 3 मोड हैं, 3 मॉडल वैल्यूज हैं, 2, 5 और 6। जब किसी डेटा सेट में 2 से ज्यादा, 3 या 4 या 5 या 6 मॉडल वैल्यूज पाई जाएं तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं। मल्टी मॉडल कहते हैं। ये तो एक टेक्निकल भाषा हुई कि यूनी मॉडल क्या होता है, बाय मॉडल क्या होता है, मल्टी मॉडल क्या होता है, ताकि अगर इस पर बेस कोई सवाल आए तो मुझे मालूम हो। पर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक लिमिटेशन ही तो है मोड की। मतलब जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन क्लैश होगा वहां पर मोड इनफेक्टिव हो जाएगा। भाई किसी डेटा सेट के 2 एवरेज कैसे हो सकते हैं? एवरेज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई कोई एक ऐसी वैल्यू चुनो जो उस डेटा सेट की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती हो, वही उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं या एवरेज कहते हैं। तो भाई रिप्रेजेंटेटिव तो एक ही हो सकता है। यहां 2 रिप्रेजेंटेटिव है, यहां 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो किसी डेटा सेट में 2 या 3 एवरेज तो नहीं हो सकते ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो इन 2 सीरीज में मोड निकल ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप निकालोगे तो वो मोड बाय मॉडल या मल्टी मॉडल होगा। यानी एक ही डेटा सेट में 2 मोड वैल्यूज आएंगी या 2 से ज्यादा मोड वैल्यूज आएंगी, पर वो किसी
काम की थोड़ी है, वो मेरे लिए यूजफुल थोड़ी है, ठीक है ना। वो मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल एक वैल्यू चाहिए जिसको हम एवरेज कंसीडर करें, 2 या 3 एवरेज मुझे नहीं चाहिए एक ही डेटा सेट में। तो टेक्निकली ये जो रिजल्ट्स हैं ये यूजलेस हैं, इसका आप किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं किसी एवरेज का इस्तेमाल किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में करूंगा तो वो एवरेज एक कोई सिंगल फिगर होगी ना, फिर चाहे वो मीन से निकाली गई हो, मीडियन से निकाली गई हो, मोड से निकाली गई हो। अगर मैं पूछूं कि यार आपके डेटा सेट का एवरेज वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी 3 एवरेज वैल्यू है। तो मैं उन 3 एवरेज वैल्यू का यूज कैसे करूंगा फर्दर एनालिसिस में, अगर मुझे कोई भी रिसर्च करनी है तो, जिसमें मुझे एवरेज की जरूरत है। तो अगर किसी डेटा सेट में बाय मॉडल पाया जाए या मल्टी मॉडल पाया जाए तो ये टेक्निकली यूजलेस है। हम कहते हैं टेक्निकली मोड इज इल डिफाइंड। इसका मतलब जिस डेटा सेट में 2 मोड वैल्यूज हैं, हम कह सकते हैं कि वहां पर मोड इल डिफाइंड है। बाय मॉडल और मल्टी मॉडल के केस में हम कहेंगे मोड इल डिफाइंड है, यहां पर एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव यूनी मॉडल कैलकुलेट नहीं हो सकता। जहां पर यूनी मॉडल कैलकुलेट नहीं हो सकता वहां पर मोड टेक्निकली इल डिफाइंड माना जाता है। ठीक है, ऐसे डेटा सेट में आप किसी और एवरेज की तरफ रुख करते हो, मोड को आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है ना। हाँ, मगर एक भाषा समझ में आती है कि भाई मोड यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है, मल्टी मॉडल भी हो सकता है। और यूनी मॉडल जो होता है उसमें भी एक कमी है, वो भी आपके उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है डेटा सेट का। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या बोलते हैं कि एक क्लास में सबके 50-50 नंबर आ रहे हैं, 7 बच्चों के 50-50, मान लो 45, 46, 47, 48 इस तरह से नंबर आ रहे हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके एक एक नंबर आ रहे हैं, तो बताओ उस पूरे ग्रुप का जो एवरेज होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये उतना अफेक्टिव एवरेज नहीं माना जाता है। हाँ, पर फिर भी मोड का इस्तेमाल किसी फर्दर एनालिसिस में तभी हो सकता है जब वो यूनी मॉडल हो। अगर वो बाय मॉडल या मल्टी मॉडल होगा तो फिर तो वो यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये मोड की एक लिमिटेशन है कि ऐसी सीरीज में जहां पर 2 वैल्यूज का सेम बार रिपीटेशन हो रहा हो, या 2 से ज्यादा वैल्यूज का सेम बार रिपीटेशन हो रहा हो, तो वहां मोड सरेंडर कर देता है, वहां मोड डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके बाद मोड विल बी इल डिफाइंड इफ नो वैल्यू इज रिपीटेड इन अ सीरीज। क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि भाई मोड क्या है, कोई ऐसी उस वैल्यू को जो अपने डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो उसको मोड कहते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिपीटेशन के आधार पर, ये मानते हुए कि ये फेमस वैल्यू है, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो उसी को हम मॉडल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इस डेटा सेट में आप देखो 5, 6, 8, 2, 4, 9, कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हुई। एक ही बार वो डेटा सेट में आई, उसके बाद वो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुई। जब डेटा सेट में कोई वैल्यू ही रिपीट नहीं होगी तो इस डेटा सेट में मोड निकल ही नहीं सकता, नो मोड। दैट इज मोड कैन नॉट बी डिफाइंड। यानी मोड की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर एक डेटा सेट में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज का सेम टाइम रिपीटेशन हो रहा हो तो भी मोड इल डिफाइंड हो जाएगा। अगर एक डेटा सेट में कोई वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो तो भी मोड इल डिफाइंड हो जाएगा। अगर किसी डेटा सेट में कोई यूनी मॉडल आ भी जाए, कोई एक मोड वैल्यू आ भी जाए, तो वो उतना प्रभावी नहीं होता, वो उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, क्योंकि मोड जो है वो वैल्यू के साइज को कंसीडर नहीं करता, वो केवल वैल्यू की रिपीटेशन को कंसीडर करता है, ठीक है ना। अगर एक छोटी सी वैल्यू बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है
तो वो उसे ही एवरेज मान लेता है। जनरली मोड इज यूज्ड व्हेन एनालाइजिंग कैटेगोरिकल डेटा और डिटरमिनिंग द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ डेटा सेट। ज्यादातर मोड का इस्तेमाल जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसका एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। कैटेगोरिकल डेटा एक ऐसा डेटा होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है ना। जैसे आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप ना एक सर्वे कर रहे हो कुछ यूजर्स पर, कुछ मोबाइल यूजर्स पर आप एक सर्वे कर रहे हो। आप मोबाइल यूजर्स पर एक सर्वे कर रहे हो और आप इस सर्वे में क्या जानना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? मैं जानना चाहता हूं कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनका फेवरेट कलर कौन सा है। ठीक है ना। फेवरेट कलर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। जैसे हो सकता है कि कोई मोबाइल कंपनी ये सर्वे करवा रही हो, क्योंकि मोबाइल कंपनी अलग अलग रंग के मोबाइल प्रोड्यूस करती है ना। सेम स्पेसिफिकेशन वाले अलग अलग कलर के मोबाइल वो मैन्युफैक्चर करती है। मान लो अगर वो ऐसे कलर के यूनिट ज्यादा बना दे जो कलर ज्यादा बिकते ही नहीं है, जो कलर लोगों को पसंद ही नहीं आते। फोन तो बहुत पसंद आता है पर वो कलर पसंद नहीं आता, तो डंप हो जाएगा ना उनका सारा प्रोडक्शन। तो उनको नुकसान हो जाएगा केवल इस वजह से कि उन्होंने कलर ऐसा चुना जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। फोन तो अच्छा है लेकिन दूसरे कलर में अगर आप बेचते हो तो बिक जाता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर कलर में आपने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया वो बिका ही नहीं। जैसे कि अभी हमारा आईफोन जब लॉन्च हुआ तो उसने एक ऑरेंज कलर चुना ना। अब उसने देखा कि भाई हमारे इंडिया में 80% क्राउड तो हिंदू है। आज की डेट में बड़ा हिंदुइज्म और मतलब धर्म पर बहुत बात होती है। भगवा कलर और ऑरेंज कलर, मतलब इस तरह के कलर हमारे धर्म से, इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो कंपनियां इन चीजों को भांपती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, इसीलिए वो इस तरह के कलर लॉन्च करती हैं। उन्हें मालूम है कि यार ये कलर लॉन्च करो, देखना लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा, ये बहुत बिकेगा। लेकिन सोचो ये डिसाइड करने से पहले कि हमें इस कलर में फोन को लॉन्च करना चाहिए, हमें अपने इवेंट में इस कलर में फोन को प्रेजेंट करना है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन में ये वाला कलर में फोन दिखाना है लोगों को। कितनी बड़ी रिसर्च की होगी उन्होंने। उन्होंने कितना डेटा कलेक्ट किया होगा ये जानने के लिए कि लोगों का फेवरेट कलर क्या है। माना कि मैंने 6 लोगों का सैंपल लिया, छोटा सैंपल लेते हैं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। कंपनियां जब इस तरह का सर्वे करवाती हैं तो बहुत बड़ा सैंपल लेती हैं। तो मैंने 6 यूजर्स का सैंपल इकट्ठा किया। एक यूजर से मैंने पूछा भाई आप कौन से कलर का मोबाइल यूज करते हैं, तो उसने कहा ब्लैक। एक और यूजर उसने कहा ऑरेंज। ठीक है ना। एक और यूजर उसने कहा व्हाइट। एक और यूजर उसने कहा ब्लैक। एक और यूजर उसने कहा सिल्वर। तो मैंने देखा कि कितने हो गए, 5 हुए ना, ये एक और ले लेते हैं। एक और यूजर से पूछा तो उसने भी कहा ब्लैक। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर मैंने जो 6 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, ये अ, एक कैटेगरी के आधार पर मैंने ये ग्रुप बनाया है। वो कैटेगरी क्या है कि कलर, मोबाइल कलर के आधार पर, मोबाइल कलर एक मैंने कैटेगरी चुनी और उस कैटेगरी के आधार पर मैंने ग्रुपिंग करी, डेटा कलेक्ट किया। 6 लोगों का डेटा कलेक्ट किया। एक व्यक्ति का ब्लैक कलर का मोबाइल यूज कर रहा है, एक ऑरेंज कलर का, एक व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक सिल्वर, एक और ब्लैक। मैंने देखा कि ब्लैक कलर का
जो मोबाइल है इस डेटा सेट में ज्यादातर लोग ब्लैक कलर का मोबाइल यूज कर रहे हैं, यानी मेरे सैंपल में ऑलमोस्ट 50% लोग ब्लैक कलर का मोबाइल यूज कर रहे हैं, यानी ब्लैक एक फेवरेट कलर है लोगों का। तो यहां पर जो एवरेज कलर निकल कर आया, क्योंकि मैं यहां पर निकालना चाहता था कि यार लोगों का एवरेज कलर क्या है, फेवरेट कलर क्या है जो वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बोलूंगा यहां पर जो एवरेज कलर है वो ब्लैक है। ज्यादातर लोग ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं। ये भी तो एक एवरेज हुआ ना, यानी कि अब कंपनी जब 100 मोबाइल बनाएगी तो उसमें से 50 मोबाइल वो काले रंग का बनाएगी, बाकी वो ऑरेंज व्हाइट ये सब ट्राई कर सकती है, यानी कि वो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन जो करेगी वो ब्लैक कलर में करेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोगों का फेवरेट कलर है। एवरेज कंज्यूमर इसी कलर का इस्तेमाल करता है, तो इस कलर में मोबाइल बनाएंगे तो उनकी बिक्री ज्यादा होगी, स्टॉक कम बचेगा। तो ये जो एवरेज है ये क्या है, ये आपका इस डेटा सेट में ये ब्लैक कलर ही फेमस कलर है, फेमस कलर है। फेमस कलर है मतलब ब्लैक कॉमन कलर है। फेमस है मतलब कॉमन है, कॉमन है मतलब मोड है, यही तो मोड की थ्योरी है। आप मुझे बताइए इस डेटा सेट में कोई अर्थमेटिक मीन निकल सकता था? वो तो मैथमेटिकल एवरेज है, वो तो निकल ही नहीं सकता था इस डेटा सेट में। मीडियन भी इस डेटा सेट में आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीडियन किसी डेटा सेट की मिडिल वैल्यू को कहते हैं। यहाँ तो कैटेगोरिकल डेटा का हमने इस्तेमाल किया था, हमने तो लोगों की प्रेफरेंस को समझने के लिए डेटा कलेक्ट किया था। हम जानना चाहते थे कि लोगों का जो एवरेज प्रेफरेंस है वो क्या, कौन सा कलर है, तो मुझे पता चला कि वो ब्लैक कलर है। किस आधार पर आपने ये एवरेज कैलकुलेट किया? मोड के आधार पर। ये वो डेटा सेट है जहां पे मीन निकालना असंभव है, मीडियन निकालना असंभव है, लेकिन मोड इस तरह के डेटा में भी आपको एवरेज निकाल कर दे देता है। तो मोड बहुत इररेलेवेंट हो सकता है, वो बहुत इलॉजिकल हो सकता है, कई बार वो कई बार आपको ऐसा रिजल्ट देता है जो एकदम लॉजिक से परे होता है, आपको लगता है कि यार ये तो एकदम ही गलत नजर आ रहा है। लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहां पर बाकी सारे एवरेज फेल हो जाते हैं, मगर मोड आपको एवरेज निकाल कर दे देता है, यानी जहां पर बाकी लोग काम नहीं आ रहे हैं वहां पर मोड काम आ जाता है। तो हर एक एवरेज के कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन एवरेजेस का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि हर बार हम एवरेज निकालने के लिए मोड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पर हमें ऐसा लगेगा कि मीडियन नहीं निकाला जा सकता, मीन से काम नहीं बन सकता, तो वहां पर हम मोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरह के डेटा सेट में, इस तरह के एनालिसिस में। ठीक है ना? अब जैसे एक प्रोड्यूसर है जो मूवीज में पैसा लगाता है, उसने मान लो 5 मूवीज में पैसा लगाया, पांचों मूवीज फ्लॉप हो गई और उसका बहुत नुकसान हुआ। उसने कसम खा ली कि भाई आज अब के बाद उसी मूवी में पैसा लगाऊंगा जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों की प्रेफरेंस हो, जो जो लोगों को लगे कि हाँ ये मूवी देखी जा सकती है, उसी मूवी में मैं पैसा लगाऊं। अब उसने देखा कि भाई पिछले 2 साल में कौन कौन सी मूवीज हिट हुई, तो उसने कैटेगरी बनाई, मूवीज की कैटेगरी बनाई, एक रोमांटिक मूवी, एक थ्रिलर मूवी, एक हॉरर मूवी, इस तरह से उसने कैटेगरी बनाई। तो उसने देखा कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कमाने वाली मूवीज हैं, जो सबसे ज्यादा हिट मूवीज हैं, वो हॉरर वाले कैटेगरी वाली मूवीज हैं। ठीक है ना? तो जो हॉरर मूवीज है वो ज्यादा आजकल चल रही है। तो उसको उसने भी बोला कि भाई अब मैं किसी हॉरर मूवी में ही पैसा लगाऊंगा। तो उसने कहा भैया मेरे पास कोई ऐसी मूवी का स्क्रिप्ट लाओ जो हॉरर हो, अच्छा स्क्रिप्ट लाओ, मुझे ठीक लगा तो मैं पैसा लगाऊंगा। यानी कि एक कैटेगरी उसने बनाई ना, उसने देखा कि भाई मूवीज जो हैं वो किस कैटेगरी की मूवीज आज की डेट में लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सी ज्यादा चल रही है, कौन सी हिट हो रही है। जो ज्यादा चल रही है मैं भी उसी तरह की मूवीज में पैसा लगाऊंगा। ठीक है ना? वही स्क्रिप्ट राइटर हायर करूंगा, वही डायरेक्टर हायर करूंगा, उसको कहूंगा अच्छी स्क्रिप्ट लिख,
उसको कहूंगा अच्छी मूवी डायरेक्ट कर, अच्छे अच्छे एक्टर ले और ये मूवी बनाओ, मैं पैसा लगाऊंगा। ऐसे ऐसे इस तरह से अगर मैं रिसर्च करके पैसा लगाऊंगा तो मेरी मूवी के चलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहां पर भी आप जो एवरेज निकाल रहे हो ना कि यार ऑन एन एवरेज हॉरर मूवीज ज्यादा चल रही हैं, तो मैं भी किसी हॉरर मूवी पे ही पैसा लगाऊंगा। तो वो एवरेज कौन सा एवरेज है? वो भी मोड है, क्योंकि वो भी एक कैटेगोरिकल डेटा के आधार पर निकाला गया है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मोड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती, होती है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, पर मैं प्रैक्टिकल जो इसका यूज बता रहा हूं कि ज्यादातर मोड कहाँ इस्तेमाल होता है। मोड को पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। मोड एक पोजिशनल एवरेज भी है। हर उस एवरेज को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है जिसे ग्राफ के माध्यम से लोकेट किया जा सके। अगर आप उस एवरेज को बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सिर्फ ग्राफ के माध्यम से लोकेट कर सकते हो तो वो एवरेज पोजिशनल एवरेज कहलाता है। और जो एवरेज ग्राफ के माध्यम से लोकेट ना हो पाए उसको मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। जब शुरुआत में मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था ये वाला, तो मैंने कहा था भाई हमें 5 एवरेज पढ़ने हैं, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। ये 5 एवरेज हमें पढ़ने हैं। मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 3 एवरेज जो हैं ये मैथमेटिकल एवरेज कहलाते हैं। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब कि इन 3 एवरेजेस को ग्राफ पे लोकेट नहीं किया जा सकता, आप इनको केवल मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाकर। लेकिन ये जो मीडियन और मोड है, ये 2 एवरेज को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। क्यों? बिकॉज मीडियन और मोड कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। मीडियन को भी ग्राफ से लोकेट कर सकते हैं और आपको पता ही होगा कौन से ग्राफ से, और मोड को भी ग्राफ से लोकेट कर सकते हैं। और मुझे 100% यकीन है जिस तरह से हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप बता दोगे कि मोड को कौन से ग्राफ से लोकेट कर सकते हैं। टाइप करो, कौन से ग्राफ की हेल्प से मोड लोकेट किया जा सकता है? हिस्टोग्राम की हेल्प से। हिस्टोग्राम की हेल्प से, बिल्कुल। आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। जैसा मैंने कहा था कि अगर स्टैटिस्टिक्स से 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो एक सवाल तो आप प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक से मान कर चलो। जैसे ये हिस्टोग्राम ऐसा होता है ना, अब हिस्टोग्राम नहीं समझा रहा हूँ, वो तो पढ़ाया हुआ है कि भाई इस तरह से हम ब्लॉक्स बनाते हैं चिपके हुए एक दूसरे से। ठीक है, ये मेरा हिस्टोग्राम है। ठीक है ना? अब ये है आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में जो सबसे हाईएस्ट अगले ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर को मिला दो, उसके राइट कॉर्नर से उसके प्रीसीडिंग ब्लॉक के राइट कॉर्नर को मिला दो। जहां पर इनका इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसी को मोड कहा जाता है। क्या आपको याद है कि हिस्टोग्राम में क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है? हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर क्या दिखाते हैं? हालांकि ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, जस्ट आपको याद है या नहीं ये चेक करने के लिए पूछ रहा हूं कि भाई हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर क्या होता है? हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल होता है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है। हिस्टोग्राम केवल और केवल कंटिन्यूअस सीरीज के केस में ही कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मोड को ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है, इसीलिए मोड को पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। और मीडियन भी एक पोजिशनल एवरेज है, उसको क्या बोलते हैं, ओजाइव कर उससे लोकेट किया जा सकता है। तो मोड एक पोजिशनल एवरेज होता है। मोड का इस्तेमाल ज्यादातर कैटेगोरिकल डेटा के केस में होता है।
या कोई ऐसी वैल्यू जो किसी डेटा सेट में सबसे ज्यादा कॉमन हो। जैसे इस वाले एग्जांपल में ब्लैक एक ऐसा कैटेगरी है जो पूरे डेटा सेट में कॉमन है, तो ब्लैक मेरा मोड है, ब्लैक कलर मोड है। बताओ, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप मोड कह रहे हो, ठीक है ना। यहां पर मीन और मीडियन निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, अगर किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, तो वहां पे मोड नहीं निकल सकता। अगर किसी डेटा सेट में बाय मॉडल या यूनी मॉडल पाया जाए, बाय मॉडल यानी दो मोड और यूनी मॉडल मतलब मोर देन टू मोड्स, तो वहां पर भी टेक्निकली मोड इज इल डिफाइंड, यानी मोड नहीं निकाला जा सकता। मोड किसी भी डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू है, और अगर किसी डेटा सेट में केवल एक ही मोड पाया जाता है तो उसे यूनी मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। मोड कैलकुलेट करते समय वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वैल्यू का साइज मैटर नहीं करता, केवल ये मैटर करता है कि वो अपने डेटा सेट में क्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर हो रही है तो उसी को मोड कहते हैं। मोड जो डिराइव हुआ है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जो वो फ्रेंच वर्ड है लामोड, जिसका मतलब होता है फैशन। उसी शब्द से ये मोड शब्द बना है, जिसको स्टैटिस्टिकल सेंस में कैसे यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिकल सेंस में हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मोड मतलब फैशन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोलते हैं कि मोड मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती, जो सबसे ज्यादा बार दिखती है, जो मॉडल है, जो मोड है, ठीक है ना। अब बात आती है मोड के मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ठीक है। ये तो मोड से रिलेटेड जो टेक्निकल बातें थी। अब मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वेरियस स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज इस स्टेज पर तो आकर मैं गारंटी, मैं मतलब इतना आप पे कॉन्फिडेंस दिखा सकता हूं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज की हर बारीक बारीक बातें आपको पता होंगी। इंडिविजुअल सीरीज क्या, डिस्क्रीट क्या, कंटिन्यूस कितने प्रकार का, एक्सक्लूसिव कितने प्रकार का, जो सीरीज होती हैं अदर देन एक्सक्लूसिव, उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये अब आपके लिए एक आम बात है। हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज में मीन कैलकुलेट किया, लास्ट क्लास तक हमने मीडियन कैलकुलेट किया। अब उन्हीं स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम मोड कैलकुलेट करेंगे। हम मोड की कैलकुलेशन को समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, हम मोड की कैलकुलेशन को समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, हम मोड की कैलकुलेशन को समझेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। हम देखेंगे कि हर तरह के स्टैटिस्टिकल सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि स्टैटिस्टिकल सीरीज में केवल क्वांटिटिव डेटा को प्रेजेंट किया जाता है ना। तो जब आप मोड का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, तो कैसे वो कैलकुलेशन किया जाता है अलग अलग सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट होता है, तो अभी तक इंडिविजुअल का ही तो एग्जांपल दे रहा था। ये वाला इंडिविजुअल सीरीज ही तो है, ये वाली इंडिविजुअल सीरीज ही तो है, ये वाली इंडिविजुअल सीरीज ही तो है, ये इंडिविजुअल सीरीज ही तो है। भाई जिस सीरीज में हर वैल्यू को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया गया हो, उसको इंडिविजुअल सीरीज ही तो बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज ही तो अभी तक हम एग्जांपल में कंसीडर कर रहे थे। कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकाल रहे थे, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो सीरीज में, वही मोड है। अगर किसी सीरीज में कोई वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो वही मोड है। हाँ, दो वैल्यू का सेम टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है तो वहां बाय मॉडल होगा। दो से ज्यादा वैल्यू का सेम टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है तो वहां मल्टी मॉडल होगा। और बाय मॉडल और मल्टी मॉडल यूजलेस होते हैं। टेक्निकली हम कहते हैं कि यहाँ पर मोड डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ बाय मॉडल या यूनी मॉडल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज बताने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल सीरीज में वैसे ही निकलता है मोड जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको फिक्स्ड वैल्यूज गिवन होती हैं अलोंग विद देयर रिपीटेशंस। मतलब फिक्स्ड वैल्यूज और उनकी रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि जब आपको डेटा सेट में वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज दोनों दिखाई दे,
तो वो डिस्क्रीट सीरीज है। एक डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड छोटा और आसान मेथड होता है। ग्रुपिंग मेथड भी आसान होता है मगर वो थोड़ा लेंदी मेथड होता है, उसमें हमको वर्किंग्स ज्यादा करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो हम इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड से भी मोड निकाल सकते हैं। जब किसी एक चीज को कैलकुलेट करने के दो या दो से ज्यादा मेथड्स होते हैं तो कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि यार कब कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। एग्जाम में कभी नहीं लिखा होगा कि आपको कौन सा मेथड। ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि इसे ग्रुपिंग मेथड आता है कि नहीं। वो तो रिटन एग्जाम है, वहां तो मैं ग्रुपिंग मेथड करूंगा तो वो चेक करेगा कि इसने ग्रुपिंग मेथड ठीक से अप्लाई किया है या नहीं। रिटन में तो केवल आंसर देख सकता है एग्जामिनर कि मैंने सही आंसर पे टिक किया है कि नहीं। वो आंसर मैंने कौन से मेथड से निकाला है, क्या प्रोसीजर अपनाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये सब थोड़ी ना एग्जामिनर देख सकता है। उसे तो वो तो बस केवल आपको जज करेगा कि आपने सही आंसर टिक किया है कि नहीं। भले ही वो तुक्के में टिक कर दिया हो, मगर आपने तुक्के में भी अगर सही आंसर टिक किया है तो आपको मानकर चलेगा कि यार इसे क्वेश्चन आता था, इसने सही आंसर पे टिक किया। तो हमें बेसिकली समझना होगा कि भाई एग्जाम में हमारे लिए शॉर्टकट मेथड क्या है जिससे काम जल्दी हो सकता हो, जिसमें हमको ज्यादा टेंशन ना हो, फटाफट मेथड अप्लाई करें और आंसर तक पहुंच जाए। तो सबसे शॉर्टकट और आसान मेथड तो इंस्पेक्शन मेथड ही है। लेकिन इंस्पेक्शन मेथड की शर्तें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं। तो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले कुछ कंडीशंस को चेक कर लेना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप इंस्पेक्शन मेथड लगाना। लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो फिर ग्रुपिंग मेथड को लगाना। यानी ग्रुपिंग मेथड की एक ही शर्त है, व्हेन इंस्पेक्शन मेथड इज नॉट अप्लाइड। अगर आपको लग रहा है कि उस डेटा सेट में, उस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना संभव नहीं है तो ही आप ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ग्रुपिंग मेथड कभी भी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगी मोड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं हमेशा पहले खोजूंगा कि क्या यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, क्योंकि आसान मेथड है, यहाँ पे समय कम लगता है और इजी टू अप्लाई। अगर मुझे कंफर्म हो जाए कि नहीं यार इंस्पेक्शन मेथड नहीं लग पाएगा या आपको जरा भी कंफ्यूजन हो रही है तो फिर आपको ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि अगर आपको मोड का कोई सवाल आया ना, चाहे डिस्क्रीट सीरीज का है चाहे कंटिन्यूस सीरीज का है, आप मैं 99.99% कह सकता हूं कि उस सवाल में इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो यानी आपके पास टाइम ही तो नहीं होता। यानी टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक एग्जामिनर ऐसा सवाल तो नहीं डालेगा एग्जाम में जहां ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो रहा हो। क्योंकि अगर एक बच्चा एक सवाल को करने में 4-5 मिनट लगा देगा तो पक्का उसका पेपर छूटने वाला है। तो कोई एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो नहीं होगा जो कोई भी सवाल चुनने से पहले टाइम फैक्टर को कंसीडर ना करे। हर एक सवाल टेस्टेड होते हैं ना, बिल्कुल जो इस पेपर में वो सेट में सेलेक्ट करने से पहले कि हाँ भाई सेट में ये वाला सवाल रखो, कोई भी क्वेश्चन को चुनने से पहले वो क्वेश्चन को पूरा चेक किया जाता है। वो टेस्टेड क्वेश्चन होते हैं कि भाई उस क्वेश्चन क्या डिफिकल्टी लेवल कितना है, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, सच हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए उसको चुना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रुपिंग मेथड का कभी एग्जाम में सवाल आ भी सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड थ्योरी समझ में आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए, जिसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड सीखेंगे। लेकिन ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल एग्जाम में शायद ही होगा। खैर,
इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले देखना है कि इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है या नहीं। तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो वैल्यूज हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि नहीं, सिमेट्रिकल वे में हो रहा है कि नहीं। देखो क्या क्या क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है। आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होना चाहिए। बेल शेप्ड मतलब उसमें एक सिंगल पीक होना चाहिए। जैसे देखो मेरा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बेल शेप्ड है ना, एक बेल की एक घंटी जैसी आकृति बन रही है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीक है वो एक ही है, सिंगल पीक है। जैसे आप पहाड़ों को देखते हैं ना, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करें कि 2 पीक बन रहे हैं ना, या 3 पीक बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एक डेटा सेट में 2 या 2 से ज्यादा पीक बन रहे हैं, पीक बनने का मतलब कि वैल्यू पहले बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। जब इस तरह से अप डाउन होगा तभी तो एक 2 से ज्यादा पीक बनेंगे ना, एक पीक ये बन गया, एक पीक ये बन गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ी और एक पीक पर पहुंचकर घटने लग गई, और वो जो आकृति बन रही है वो बेल शेप्ड बन रही है, ठीक है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी बढ़ी और फिर ये घटी, ये भी एक सिंगल पीक है मगर ये बेल शेप्ड नहीं। एक ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी और पीक पर पहुंचने के बाद ये घटने लग गई, ये भी तो एक कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक सिंगल पीक है मगर ये आकृति बेल शेप्ड नहीं है। तो पहली चीज की आकृति जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो बेल शेप्ड होना चाहिए, उसमें सिंगल पीक होना चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सिचुएटेड इन द मिडल अप्रोक्सीमेटली, कि अप्रोक्सीमेटली अंदाजन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सीरीज के मिडिल में होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि यहां पर जो हाईएस्ट पीक है वो लगभग लगभग सीरीज के मिडिल में है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फार टू हायर देन नेबर फ्रीक्वेंसीज, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अपनी नेबर फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे माना कि आपके डेटा सेट में एक फ्रीक्वेंसी 19 है, एक फ्रीक्वेंसी 20 है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि इसी के आसपास एक 19 भी है, 19-20 में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो फार टू हाई होनी चाहिए, अलग से ही दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये तो एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके आसपास भी कोई मौजूद नहीं है। ये 3 क्राइटेरिया पर आप जज करोगे कि क्या इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। याद रखना ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है कि आप डेटा को ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज के लगभग मिडिल में है? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपनी नेबर फ्रीक्वेंसीज से बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, 19-20 वाला अंतर नहीं है? अगर आप ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, आप इंस्पेक्शन मेथड लगाओ। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है आपको, कोई एक चीज भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, देन गो विद ग्रुपिंग मेथड। अगर 1% भी आपको कंफ्यूजन है कि नहीं यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, पता नहीं इंस्पेक्शन मेथड लगाना ठीक रहेगा या नहीं, अगर 1% भी कंफ्यूजन है देन गो विद ग्रुपिंग मेथड। हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें इस मेथड से कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, मगर आप सही आंसर तक पहुंचोगे। सही आंसर तक आप इंस्पेक्शन मेथड से भी पहुंच सकते हो, पर वहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, ये सारी जो कंडीशंस मैंने बताई इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। और हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड कोई सवाल आ भी सकता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। खैर, आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करो या ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करो, एट लास्ट आपको मोड निकालना कैसे है? तो जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी
corresponding value of the highest frequency, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू होगी वही मोड होगी। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये एक डेटा सेट है, डिस्क्रीट सीरीज है, ऑब्वियस सी बात है, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं और ये उसका रिपीटेशन है, 5 2 बार रिपीट हुआ, 10 4 बार रिपीट हुआ, इस तरह से वैल्यूज और उनकी रिपीटेशंस को दिखाया गया है। देखो मैं यहाँ पर ना एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ इसे रफली आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये वैल्यू है 5 10 15 20 25, यानी यहां पर मैंने क्या दिखाया, वैल्यूज। इधर मैं दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में जैसे ये हो गया 2 4 6 8 और ये 10। अब देखो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, स्कैटर प्लॉटिंग कर रहा हूं, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। और 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। अगर मैं यहां पर एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊं, ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि मैं स्केलिंग के आधार पर नहीं, ऐसे रफली बना रहा हूं। ये क्या है, ये है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया। क्या ये कर्व बेल शेप्ड लग रहा है, पहले तो मैं बोलूंगा क्या ये कर्व बेल शेप्ड लग रहा है, हाँ लग रहा है, बेल शेप्ड तो है। क्या इस कर्व में सिंगल पीक है, हाँ ये सिंगल पीक है भाई, एक ही पीक, सिंगल पीक है ना, ऊंचाई तक पहुंचा और वहां से नीचे आना शुरू हो गया, एक ही पीक है। पता है अगर एक से ज्यादा पीक हो तो फिर वहां पर आपको ऐसी पहाड़ जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा। जब आपको एक से ज्यादा पीक दिखाई देने लगे, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसीज कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं, यानी कि कोई टेंडेंसी नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि पहले बढ़ी, एक पीक पर पहुंचने के बाद वो घटने लग गई। तो हाँ ये बेल शेप्ड भी दिखाई पड़ रहा है, सिंगल पिक्ड भी है। और क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज के मिडिल में है, बिल्कुल भाई, आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है और बिल्कुल वो सीरीज के मिडिल में है। हाँ ये वाली क्राइटेरिया पर भी ये फिट बैठ रहा है। क्या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो फार टू हाई है अपने नेबर फ्रीक्वेंसीज से, जरा उनकी नेबर फ्रीक्वेंसीज देखो, सेकंड हाईएस्ट पे नजर मारो तो मेरे को सेकंड हाईएस्ट नजर आ रहा है 10 के बाद 4। आप देख सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट में और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 60% का अंतर है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, फार टू हाई आप इसे कह सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये बेल शेप्ड है, ये सिंगल पीक्ड है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज के लगभग लगभग मिडिल में है और वो फार टू हाई भी है अपनी नेबर फ्रीक्वेंसी से। मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे इशारा कर रही है कि इस सवाल में तो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई हो सकता है, इंस्पेक्शन मेथड कैन बी अप्लाइड। याद रखना ये इन्हीं ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नियम नहीं है कि ऐसा हो तो तुम्हें इंस्पेक्शन मेथड लगाना है, ऐसा ना हो तो ग्रुपिंग मेथड। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये सारी चीजें सेटिस्फैक्ट्री हैं, अगर हैं तो इंस्पेक्शन मेथड लगाओ, अगर इनमें से कोई एक चीज भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है, देन गो विद ग्रुपिंग मेथड, भले उसमें टाइम लगे मगर आप ग्रुपिंग मेथड से ही काम करो। फिर चलिए इतना तो समझ में आ गया कि मैं इस सवाल में इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करूंगा। इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैसे निकालूं, तो मोड होगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10,
और 10 के सामने वाली वैल्यू यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 15, यानी मोड बराबर 15। ये है मेरा आंसर। सिंपल इज दैट। एमसीक्यूज में इसी तरह के सवाल ज्यादा आते हैं, अगर आए तो न्यूमेरिकल वाले सवाल। वैसे तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, फॉर्मूले या थ्योरी या कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टी वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंस्पेक्शन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। मतलब आप कोई ऐसा फिक्स्ड तरीका नहीं खोज सकते कि हाँ भाई मैं ये देख लूं तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि इंस्पेक्शन मेथड। आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। आपको देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है कि नहीं, सिंगल पिक्ड है कि नहीं, मिडिल में सिचुएटेड है कि नहीं, हाईएस्ट है कि नहीं, है ना। सब कुछ ठीक है तो इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करो। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू को मोड कहिए, यानी कि मोड है 15 क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हुई। क्या आपको इंस्पेक्शन मेथड समझ में आया क्या होता है इंस्पेक्शन मेथड? एक और सवाल देखते हैं, ये भी आपका डिस्क्रीट सीरीज का ही सवाल है। इस सीरीज में आप नोटिस कीजिए, अगर मैं एक ऐसी देख लो ना, ग्राफ बना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ना फ्रीक्वेंसी पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 2 हो गई। इस तरह का कर्व बनेगा इसका, ऐसा ही बनेगा ना लगभग, एक अंदाजन इसी तरह का तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। यस और नो? पहले 2 से 4 हुई, 4 से 10, 10 से 11, 11 से सीधे 2। पहले तो आप, अभी तो आपने पढ़ा नहीं, अभी आगे चल के जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस में आप पढ़ोगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इधर लेफ्ट साइड में झुकाव है, तो इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका झुकाव एक तरफ ज्यादा है। सिमिट्रिकल क्या होता है? ये होता है सिमिट्रिकल, जिसका झुकाव दोनों तरफ लगभग बराबर हो, ये सिमिट्रिकल हो गया। ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल कहलाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर झुकाव एक तरफ ज्यादा होता है। अगर झुकाव राइट साइड में है, अगर झुकाव राइट साइड में है तो इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और अगर झुकाव लेफ्ट साइड में है तो हम इसको नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये सब आपको स्क्यूनेस में पढ़ाया जाएगा, जो आगे आने वाला टॉपिक है। फिर भी चलो, इतना सब अगर इग्नोर करके सीधे हम चलें, पहली चीज तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बेल शेप्ड ही नहीं है। अरे बेल का शेप तो सिमिट्रिकल होता है कि नहीं होता भाई? बेल में दोनों तरफ झुकाव एक जैसा होता है। ऐसा थोड़ी कोई बेल आपने देखा है जिसमें एक तरफ झुकाव ज्यादा हो या दूसरी तरफ झुकाव ज्यादा हो। बेल का जो शेप होता है वो सिमिट्रिकल होता है, ठीक है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था ये वाला, ये सिमिट्रिकल था। बेल शेप्ड। ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं। क्या यहां पर सिंगल पीक है? हाँ सिंगल पीक तो है, पीक तो एक ही है, मगर वो पीक सीरीज के मिडिल में नहीं है। देखो ना, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सीरीज के एकदम बॉटम में, मिडिल में कहां है? क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फार टू हाई है? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, अगर एक फ्रीक्वेंसी 11 है तो एक 10 भी है। मतलब ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यही फार टू हाई है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर एक 11 है तो एक उसी के आसपास 10 भी मौजूद है। क्या नहीं? ना तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है, ना ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज के मिडिल में है, और ना ही वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। अगर मैं उसको सेकंड हाईएस्ट से कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
हाँ, बस केवल एक सिंगल पीक है इसमें, तो इससे क्या होता है, सारी कंडीशन ऑब्जर्व करो, मेजॉरिटी ऑफ कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो मैं यहां पर बोलूंगा, मैं यहां पर कहूंगा कि ग्रुपिंग मेथड शुड बी अप्लाइड। यहां पर आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करो, क्योंकि यहां पर इंस्पेक्शन मेथड लगाना ठीक नहीं रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ग्रुपिंग मेथड की बात आएगी तो ग्रुपिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है ग्रुपिंग मेथड, आइए ग्रुपिंग मेथड को समझते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि मैंने कैसे चुनाव किया कि मुझे ग्रुपिंग मेथड लगाना है। मैं सीधे सीधे इंस्पेक्शन क्यों नहीं लगा दे रहा, अरे इंस्पेक्शन लगाओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है और 20 है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यानी 20 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी रिपीटेशन 11 बार हुई है, तो इस हिसाब से तो मोड बराबर 20 होना चाहिए, सिंपल है इज दैट। अरे भाई जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वही मोड होनी चाहिए। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ये नियम नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में हम इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड के हिसाब से काम करते हैं। यहां पर इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, तो मैं यहां पर ग्रुपिंग मेथड से चल रहा हूं। अब ग्रुपिंग मेथड कैसे अप्लाई होता है समझ लो भाई एक बार। ग्रुपिंग मेथड में फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुपिंग मेथड में फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, जिसमें हम दो दो की ग्रुपिंग 2 बार करते हैं, दो दो के 2 ग्रुप्स बनाते हैं, और 3 3 के 3 ग्रुप्स बनाते हैं। यानी हम किसकी ग्रुपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करते हैं। ये सब अपने आप में एमसीक्यूज के सवाल हैं भाई, ग्रुपिंग जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। भाई ग्रुपिंग मेथड में किसकी ग्रुपिंग की जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग की जाती है। दो दो की ग्रुपिंग 2 बार, 3 3 की ग्रुपिंग 3 बार की जाती है। अब जैसे ये सवाल था, ये सेम सवाल है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर, फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग की जाती है, इस बात पर ध्यान देना सबसे पहले तो, यानी ग्रुपिंग हम फ्रीक्वेंसी की करते हैं। हम फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे, पहले दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। हम यहाँ पर पहला ग्रुप बनाएंगे, फिर एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, फिर एक तीसरा ग्रुप बनाएंगे, फिर हम एक चौथा ग्रुप बनाएंगे, फिर एक 5वां ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, पहले 2 ग्रुप में दो दो की ग्रुपिंग करेंगे और अगले 3 ग्रुप में 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी की। पहले 2 ग्रुप में दो दो की ग्रुपिंग, फिर 3 ग्रुप में 3 3 की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे होती है, पहले पहला ग्रुप बना रहा हूं, दो दो की ग्रुपिंग, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप बन गया। कितना आ रहा है इसका टोटल, 6, बिल्कुल इसके मिडिल में लिख दूंगा 6। ठीक है, फिर ये अगला 2 का ग्रुप बन गया, कितना आ रहा है इसका टोटल, इस ग्रुप का टोटल आ रहा है 21, तो इसको मिडिल में लिख दूंगा 21। अब छोड़ दूंगा क्योंकि अब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बची, 2 का ग्रुप नहीं बन पाएगा, 2 का ग्रुप ना बन पाए तो छोड़ दो। यानी 5 वैल्यूज थी ना यहाँ पे, तो 2 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप, 2 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप, 5, इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया आपने, तो दो दो की ग्रुपिंग आपने एक बार कर ली। अब आप फिर से ग्रुपिंग करो, मगर पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर ग्रुपिंग करो। जैसे अगला ग्रुप बनाओ, 4 की फ्रीक्वेंसी, 10 की फ्रीक्वेंसी और 15 की फ्रीक्वेंसी, यानी 4 और 10 कितना आ जाएगा, 14। फिर अगला ग्रुप बनाओ 20 की फ्रीक्वेंसी और 25 की फ्रीक्वेंसी, यानी 11 और 2, 13 हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ग्रुपिंग करी दो दो की शुरुआत से, फिर मैंने ग्रुपिंग करी दो दो की पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर।
अब ग्रुपिंग करो 3-3 की, अब 3-3 के ग्रुप बनाओ। तो पहली वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, दूसरी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी और तीसरी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, 3 का ग्रुप बनाओगे तो 2 4 10, कितने हो गए 16। तो यहां पर लिख दो 16। अब 3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा क्योंकि अब केवल 2 वैल्यूज बची, तो 2 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप नहीं बना पाओगे क्योंकि 3-3 ग्रुपिंग करनी है, तो छोड़ दो। जहां पर 3 का ग्रुप ना बन पाए वो छोड़ दो। अब दोबारा से 3-3 की ग्रुपिंग करो, लेकिन पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का ग्रुप बनाओगे तो एक 10 की फ्रीक्वेंसी, 15 की फ्रीक्वेंसी और 20 की फ्रीक्वेंसी। तो 4 10 11 कितने हो जाएंगे, 4 10 11, इन 3 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बन रहा है, तो 25। इसके बाद 3 का ग्रुप बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके बाद आपकी केवल एक ही वैल्यू बची। अब आप 3-3 की ग्रुपिंग करो, लेकिन शुरुआत की 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर, शुरुआत की 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ दो। शुरुआत की 2 फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं छोड़ दूं तो अब मेरे 3-3 के ग्रुप में क्या आएगा, एक 15 की फ्रीक्वेंसी, एक 20 की फ्रीक्वेंसी और एक 25 की फ्रीक्वेंसी। तो मेरा 3 का ग्रुप बनेगा ये वाला, 11 21 23 हो जाएगा ये। तो क्या हुआ, टोटल 5 ग्रुप बनाए, पहले 2 ग्रुप में 2-2 की ग्रुपिंग करी और अगले 3 ग्रुप में 3-3 की ग्रुपिंग करी। पहले 2 ग्रुप में शुरुआत से 2-2 के ग्रुप बनाए, फिर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाए, फिर अगले 3 कॉलम में पहले शुरुआत से 3-3 की ग्रुपिंग करी, फिर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, फिर पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 की ग्रुपिंग करी। इस तरह से आपकी ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग करने के बाद आप फाइनली क्या करोगे, टैली करोगे। अब टैली करने के लिए आप ध्यान देना, आपको किस किस पर ध्यान देना है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी पर, एक ये पहले वाले ग्रुप पर, ठीक है, एक ये दूसरे वाले ग्रुप पर, एक ये तीसरे वाले ग्रुप पर, ये चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप, ठीक है। आप देखो फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है। कौन सी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, 20। तो इसके सामने जाकर एक टैली कर लो, यानी यहां पर मैंने एक टैली कर लिया। टैली पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करते हैं टैली, ठीक है। मैंने पहले वाले कॉलम का टैली कर लिया, फ्रीक्वेंसी का टैली कर लिया। अब पहले ग्रुप में आओ, पहले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 21। ये 2 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक 15 की और एक 20 की, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का ये टोटल है। क्योंकि इस वाले कॉलम में, इस वाले ग्रुप में 21 सबसे हाईएस्ट फिगर है, तो एक टैली आप 15 के सामने जाके कर लो, एक टैली आप 20 के सामने जाके कर लो। तो एक टैली 15 के सामने, एक टैली 20 के सामने। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस ग्रुप में 20 और 15 एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रही है। अब हमने इसको भी टैली कर लिया। अब आते हैं तीसरे वाले ग्रुप पर, इस वाले पर। यहां पर 13 और 14 में 14 सबसे हाईएस्ट है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, एक 10 की फ्रीक्वेंसी, एक 15 की, 14। तो एक 10 के आगे जाके टैली कर लो और एक 15 के आगे जाके टैली कर लो। तो एक 10 के आगे टैली कर लिया, एक 15 के आगे टैली कर लिया। इस तरह से हमने इसका भी टैली कर लिया। अब अगले कॉलम में आओ, अगले कॉलम में सबसे हाईएस्ट नंबर है 16, अकेला ही है यहां पर। ये 3 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक 5 की, एक 10 की, एक 15 की, इन्हीं तीनों का ये टोटल है 16। तो इन तीनों वैल्यूज के सामने, 5 के सामने, 10 के सामने और 15 के सामने जाकर एक एक टैली कर लो। तो एक टैली यहां हो जाएगा, एक यहां, एक यहां। अब अगले वाले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट 25 है। ये कौन सी 3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 25, एक 10 की फ्रीक्वेंसी, एक 15 की फ्रीक्वेंसी, एक 20 की फ्रीक्वेंसी। तो एक 10 के सामने जाके टैली कर लो,
एक 15 के सामने जाके टैली कर लो, एक 20 के सामने जाके टैली कर लो। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ हमने इस वाले ग्रुप को भी टैली कर लिया। अब लास्ट में सबसे हाईएस्ट है 23। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये 23 किसी सिंगल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, ये 3 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। कौन सी हैं वो 3 वैल्यूज? तो एक 15 की फ्रीक्वेंसी, एक 20 की फ्रीक्वेंसी, एक 25 की फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये। तो एक 15 के सामने जाके टैली कर लो, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे 5 हो गए, ये और एक ये। इस तरह से मैंने हर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग को टैली कर लिया। मैंने देखा जो सबसे हाईएस्ट टैली आ रहा है, जो सबसे हाईएस्ट टैली हुआ वो ये 5 हुआ। ये 5 किस वैल्यू के सामने हो रही है? ये सबसे हाईएस्ट टैली 15 के सामने, यानी कि सबसे हाईएस्ट टैली 15 के सामने हुआ, इसलिए मोड बराबर 15 ग्रुपिंग मेथड से। जबकि इंस्पेक्शन मेथड तो क्या कह रहा था कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू को मोड बोलो। लेकिन यहां पर इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने की कुछ शर्तें होती हैं जो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। और यहां पर मैं ग्रुपिंग मेथड से जब काम कर रहा हूं तो मुझे एवरेज क्या दिखाई दे रहा है? 15। तो ग्रुपिंग मेथड से मेरा मोड कितना होगा? 15 होगा। क्या आपको ग्रुपिंग मेथड समझ में आया कैसे अप्लाई करते हैं? एक और बार इसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में आया तो हैंड रेस करो। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो चाहे कितना ही इजी टू अप्लाई हो, चाहे कितना ही इजी टू अप्लाई हो, इट विल टेक सम टाइम। अगर एग्जाम में आप ग्रुपिंग मेथड लगाओगे तो वो कितना ही आसान क्यों ना हो, पर वो समय तो लेगा ना। आपको ये कॉलम बनाना, टेबल बनाना, टैली करना कितना ही आसान हो, 2 मिनट में तो ये काम कर पाना संभव नहीं है। और 2 मिनट में अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप गलत टैली कर ले रहे हो या गलत ग्रुपिंग कर ले रहे हो। मतलब अगर ऑन एन एवरेज मैं देखूं कि यार एक एवरेज स्टूडेंट अगर ग्रुपिंग मेथड से कोई सवाल करेगा तो उसे कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। और अगर 4 से 5 मिनट किसी सवाल में लग रहे हैं तो टेक्निकली उस सवाल को एग्जाम में होना ही नहीं चाहिए, हमारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, टाइम फैक्टर को ध्यान रखते हुए। हाँ, तो फिर पूछा क्या जा सकता है? ग्रुपिंग मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुपिंग किस चीज की होती है, ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैसे चुना जाता है। तो जो सबसे हाईएस्ट टैली होता है उस टैली के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो मोड होती है। तो ग्रुपिंग मेथड से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार ग्रुपिंग मेथड को हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि ग्रुपिंग मेथड का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। उसके बाद बार बार ये मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, समझ में आना चाहिए ताकि इससे जुड़े हुए सवाल जब पूछे जाएं तो मेरे दिमाग में हो कि ग्रुपिंग मेथड होता क्या है। वैसे तो ग्रुपिंग मेथड से कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो हमें आना तो चाहिए भाई। मैं तो ये अलग बात हो गई कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता, भाई हमें आना चाहिए। पर मैं बोल रहा हूं कि इसके चांसेस, इस मेथड से कोई सवाल करना हो, इसके चांसेस 0.1% है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस हमारी किस्मत खराब है और ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड कोई सवाल आ गया तो मैं छोड़ के थोड़ी आ जाऊंगा। तो आना तो चाहिए, पर मैं कह रहा हूं उतना रेलेवेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन मेथड ही है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे कि सवाल में इंस्पेक्शन मेथड लग रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है, डिस्क्रीट सीरीज का ही सवाल है। आप देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी पहले 2 थी, फिर 6, फिर 9, फिर 10, फिर 5, फिर 4, यानी फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ी और फिर एक पीक पर आकर घटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट तो नहीं है। अगर ये एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसकी उसकी जो सेकंड हाईएस्ट है वो 9 दिख रही है, यानी बहुत फार टू हाई तो नहीं है। मतलब अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार किसी एक क्राइटेरिया में ये सीरीज ना इंस्पेक्शन मेथड के लिए फिट नहीं बैठ रही, तो मैं कहूंगा कि अगर आप 0.1% भी कंफ्यूज हो तो ग्रुपिंग मेथड से करो। अब मैं ग्रुपिंग मेथड से फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करूंगा।
अगर मैं फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करूंगा तो पहले मैं दो दो की ग्रुपिंग करूंगा, ठीक है ना, पहले मैं दो दो की ग्रुपिंग करूंगा। ये पहले दो की ग्रुप बनाई मैंने, क्या हो गया ये समझ लो, ये एक दो, ऐसे लिख देते हैं इसको, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप। पहले दो ग्रुप में दो दो की ग्रुपिंग करूंगा और अगले तीन ग्रुप में तीन तीन की ग्रुपिंग करूंगा। पहले दो दो की ग्रुपिंग करूंगा तो 2 और 6 8, 6 और 10 मतलब 30 की फ्रीक्वेंसी और 40 की फ्रीक्वेंसी का एक ग्रुप बना लूंगा। तो 30 की फ्रीक्वेंसी 9, 40 की फ्रीक्वेंसी 10, एक ग्रुप बन गया 19 का, दो दो का ग्रुप। फिर 50 की फ्रीक्वेंसी और 60 की फ्रीक्वेंसी का एक ग्रुप बना लूंगा। दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, तीन जोड़े बन गए, तीन ग्रुप बन गए तो तीन ग्रुप बना दिए। ये पहली ग्रुपिंग हो गई। अब दोबारा ग्रुपिंग करो मगर पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर करना। तो 2 को छोड़ दो, ये 10 वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर आगे से ग्रुपिंग करो। तो 20 की फ्रीक्वेंसी और 30 की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 15। अगला ग्रुप 40 की फ्रीक्वेंसी और 50 की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये भी 15 ही हो जाएगा, 15। फिर 2 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, केवल 60 बचा। दो दो का ग्रुप, जहां 2 का ग्रुप नहीं बन पा रहा उसको छोड़ दो। तो पहले मैंने क्या किया, शुरुआत से दो दो की ग्रुपिंग करी, फिर पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो दो की ग्रुपिंग करी। अब मैं शुरुआत से तीन तीन की ग्रुपिंग करूंगा, तीन तीन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाऊंगा। तो 10 की फ्रीक्वेंसी, 20 की फ्रीक्वेंसी, 30 की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बना लिया। तो कितना आ जाएगा, 17। उसके बाद अगली तीन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बना लिया, 40 का, 50 का, 60 का, तो ये हो गया आपका 19। इसके बाद अब पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन तीन की ग्रुपिंग करो। यानी पहली वाली फ्रीक्वेंसी को अगर मैं छोड़ दूं तो अगले तीन का ग्रुप ये बन पाएगा, फिर तो एक ही ग्रुप बन पाएगा तीन का। यानी 20 की फ्रीक्वेंसी, 30 की फ्रीक्वेंसी और 40 की फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करो। कितना आ रहा है, 25, एक ही ग्रुप बन पाएगा। अब दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ दो, पहले शुरू से करी फिर एक छोड़ के करी, अब दो छोड़ के करो। अब दो छोड़ के तीन तीन के ग्रुप बनाओगे, यानी कि पहला छोड़ दोगे, दूसरा छोड़ दोगे और तीन का ग्रुप बनाओगे तो एक ही ग्रुप बन पाएगा, 30 की फ्रीक्वेंसी का, 40 की फ्रीक्वेंसी का, 50 की फ्रीक्वेंसी का। तो इन तीन फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप बनाओ, कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से मैंने फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग कर ली। अब फाइनली क्या करूंगा, मैं इसको टैली करूंगा। सबसे पहली सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को टैली करो। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। कौन सी वैल्यू के सामने है, 40, 40 की फ्रीक्वेंसी है ना, तो 40 के सामने जाकर इसी रो में टैली कर लो। तो मैं 40 के सामने गया और एक टैली कर लिया। अब अगले कॉलम में देखो, सबसे हाईएस्ट है 19। ये 19 किसी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, ये तो दो वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये तो ग्रुप है ना दो दो का। तो ये 19 दो वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक 30 की फ्रीक्वेंसी, एक 40 की फ्रीक्वेंसी। तो एक 30 के जाके सामने जाके टैली कर लो, एक 40 के सामने जाके टैली कर लो। तो एक 30 के सामने जाके टैली कर लिया, एक 40 के सामने टैली कर लिया। इसी तरह से यहां पर ये भी 15, ये भी 15, यहां तो सारी ही इक्वल हो रहा है। मतलब ये दो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 15 आ रहा है और ये दो फ्रीक्वेंसी के ग्रुप का टोटल भी 15 आ रहा है। तो एक काम करो, इन चारों के आगे टैली कर लो, चारों के आगे टैली करो, क्योंकि इन दोनों ग्रुपों का जो टोटल है 15 15 आ रहा है। तो सबके आगे के टैली कर लो। तो 20, 30,
40, 50 सबके आगे एक एक टैली कर लिया। इसी तरह से यहां पर सबसे हाईएस्ट 19 है। ये 19 किसी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का टोटल तो है नहीं, ये तो 3 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, 40, 50 और 60। तो एक 40 के आगे, एक 50 के आगे, एक 60 के आगे जाके टैली कर लो। 40, 50, 60। इसके बाद यहां पर सबसे हाईएस्ट 25 है। ये 25 किसी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, ये 3 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक 20 का, एक 30 का और एक 40 का। तो इन तीनों के आगे जाके एक एक टैली कर लो। 20, 30, यहां 5 पूरे हो गए तो ये क्रॉस। अब यहां पर सबसे हाईएस्ट है 24। ये 24 किसी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं, ये 3 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक 30 का, एक 40 का, एक 50 का। तो एक 30 के आगे, एक 40 के आगे, एक 50 के आगे टैली कर लो। 30, 40, 50। सबसे हाईएस्ट जो टैली हुआ है वो कौन सी वैल्यू के सामने हुआ है? जो हाईएस्ट टैली की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 40, इसलिए मोड बराबर 40। ये है ग्रुपिंग मेथड। जो भी समय लगता है ग्रुपिंग करने में लगता है, बस और कुछ नहीं। क्या आपको ये समझ में आया? हालांकि मैं आपको सीधे सीधे से एक चीज बता रहा हूं, अगर एग्जाम में कभी डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज का सवाल आ गया और आपको वहां पर सवाल करने से पहले ये चेक करना है कि यार इंस्पेक्शन मेथड लगाऊं या ग्रुपिंग मेथड लगाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि आप इसमें अपना समय बर्बाद करो कि इंस्पेक्शन मेथड लगाना है या ग्रुपिंग मेथड। 99% चांसेस हैं कि वहां इंस्पेक्शन मेथड ही लग रहा होगा। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू को मोड बोल दो और उसी के आधार पर एबीसीडी में जो आंसर है वो टिक करके आ जाओ। 99% चांसेस हैं कि आप सही होंगे, क्योंकि मैं 99.99% बोलो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ग्रुपिंग मेथड के सवाल आज तक मैंने एग्जाम में नहीं देखे, लेकिन अगर आ गए तो आपको बस मालूम होना चाहिए कि भाई इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड किन कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में भूल भी गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है कि यार इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड, तो भाई बस इतना याद रख लेना, इतना याद रख लेना सिर्फ कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू को मोड कहते हैं। उसके आधार पर एबीसीडी में अपना आंसर चुन के आ जाना, छोड़ के मत आना। मतलब आप 99% श्योरिटी है कि आप ठीक हो जाए, ठीक है ना? थ्योरी में आया था ग्रुपिंग मेथड का सवाल, इसमें एएसओ के पेपर में या इस वाले पेपर में जो अभी हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला, या एएसओ वाला? एएसओ वाले पेपर में ग्रुपिंग मेथड का थ्योरी वाला सवाल आया था। तो इसीलिए तो ऐसे सवालों के आप जवाब दे पाओ, उसी के लिए तो इतनी मेहनत चल रही है कि भाई ग्रुपिंग मेथड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि ग्रुपिंग क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ग्रुपिंग मेथड से मोड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पहले आप मुझे बताओ, क्या इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड में क्लैरिटी है? दोनों मेथड अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हैंड रेस करो। ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकलता है डिस्क्रीट में, और आपका इंस्पेक्शन मेथड से कैसे निकलता है। अब कुछ और समस्याएं हैं, ध्यान से सुनना। सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, हम ऐसा सवाल भी कर लेंगे आगे चल के, पर अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मान लो कि ये वैल्यू है 30 और एक वैल्यू है 40 और आप टैली कर रहे हो, तो 30 के आगे भी माना कि 5 टैली हो गए और 40 के आगे भी माना 5 टैली हो गए, यानी कि क्लैश हो गया। भाई यहां पर भी तो क्लैश हो सकता है। जैसे आप कह रहे हो कि जो सबसे हाईएस्ट टैली है उसके सामने वाली वैल्यू जो होगी वो मोड होगी, लेकिन मान लो अगर
ये भी 5 होता तो, ये भी 6 होता तो फिर आप क्या करते? यानी अगर ग्रुपिंग मेथड से भी टैली करते समय टैली क्लैश हो जाए तो, यानी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के जो कॉरस्पॉन्डिंग टैलीज हैं वो सेम आए तो ऐसे केस में फिर अब मोड कैसे निकलेगा? मान लो 30 के आगे भी सेम टैली हो गया, 40 के आगे भी सेम टैली हो गया, हाईएस्ट टैली 5 है और क्लैश हो रहा है वो, तो ऐसे केस में फिर हम डेंसिटी मेथड अप्लाई करते हैं। डेंसिटी मेथड, फिर हम यहां पर डेंसिटी मेथड अप्लाई करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग करने के बाद, मतलब आपने ग्रुपिंग कर ली है, आपने टैली कर लिया है, और टैली करने के बाद एक वैल्यू का हाईएस्ट टैली 5 है और दूसरे का भी 5 है, यानी टैली भी क्लैश हो गया, तब ये डेंसिटी मेथड अप्लाई करना है। यानी कि काम और लंबा हो जाएगा। पहले तो तुम ग्रुपिंग मेथड से टैली करोगे, पहले तो ग्रुपिंग करोगे, फिर टैली करोगे। टैली में भी अगर ये वाली परिस्थिति पैदा हो गई कि दो टैली जो हाईएस्ट टैली है वो क्लैश हो रहा है, तो उसके बाद फिर आप डेंसिटी मेथड अप्लाई करोगे। अब डेंसिटी मेथड कहता है कि भाई किन वैल्यूज को लेकर तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा भाई 2 वैल्यूज को लेकर दिक्कत हो रही है। एक 30 एक ऐसी वैल्यू है जिसके सामने का टैली, और 40 एक ऐसी वैल्यू है जिसके सामने का टैली सेम आ रहा है, 5-5 टैली हो रहे हैं। तो एक काम करो, 30 की डेंसिटी कैलकुलेट करो, इस वैल्यू की डेंसिटी निकालो, इस वैल्यू की डेंसिटी निकालो। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? F0, F1 और F2 को जोड़कर। ये F0, F1, F2 क्या होता है पहले ये समझ लो। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू विद हाईएस्ट टैली। जिस वैल्यू के सामने हाईएस्ट टैली हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे। जैसे यहां पर सबसे हाईएस्ट टैली किस वैल्यू के सामने हो रहा था? 40 के सामने, तो 40 की फ्रीक्वेंसी को यानी 10 को F1 बोलेंगे। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। यानी कि जिस वैल्यू की टैली सबसे ज्यादा हो रही है उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को F1, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को यानी F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, और F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। तो आप F1, F0, F2 इसको जोड़ लो। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आप 30 की डेंसिटी जानना चाहते हो, कौन सी वैल्यू? 30 की डेंसिटी जानना चाहते हो, तो 30 की वैल्यू क्या आ रही है? 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9, तो ये F1 हो गया। इसके पहले वाला 6 F0 हो गया, इसके बाद वाला 10 F2 हो गया। यानी कि 6, 9 और 10, टोटल कितना हो गया? 25। ये डेंसिटी होती है। इसी तरह से अगर 40 की डेंसिटी निकालनी है तो 40 वैल्यू, ये है 40, इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, इससे पहले वाली को F0, इसके बाद वाली को F2, यानी कि 9, 10 और 5। 9, 10 और 5, इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है? इसकी डेंसिटी 24 आ रही है। क्योंकि डेंसिटी 30 की ज्यादा आ रही है इसलिए मेरा एवरेज मोड बराबर 30 हो जाएगा। ये मैंने बताया एक कंडीशन कि अगर टैली भी क्लैश हो जाए तो। यहां तो नहीं हो रहा था ना, यहां तो सबसे हाईएस्ट टैली 40 के सामने हो रहा था। हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूं कि अगर बाय चांस इस सवाल में टैली क्लैश हो गया होता, 30 का भी सेम टैली आता
और 40 का भी सेम टैली आता। मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूं कि अगर दोनों का टैली भी सेम आता तो मैं क्या करता, फिर मैं किस वैल्यू को मोड मानता। तो मैं दोनों वैल्यूज की डेंसिटी कैलकुलेट करता। डेंसिटी कैसे? 30 की डेंसिटी जाननी है तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर वाली f0, इसके नीचे वाली f2, तीनों को जोड़ दो। 40 की डेंसिटी जाननी है तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर वाली f0, इसके नीचे वाली f2, तीनों को जोड़ दो। जब मैंने दोनों वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी के आधार पर डेंसिटी कैलकुलेट करी तो मुझे 30 की डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है और मेरा आंसर यहां पर 30 होगा। अब एक दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इसकी भी डेंसिटी 25 और 25 हो जाए तो इसकी भी 25 आ जाए और इसकी भी 25 आ जाए। अरे तो फिर लिख देना कि मोड इज इल डिफाइंड, मोड नहीं निकाला जा सकता इस सीरीज में। मैंने ट्राई करके देख लिया, मैंने ग्रुपिंग करके देखा तो टैली क्लैश हो गया, मैंने डेंसिटी मेथड अप्लाई करके देखा तो डेंसिटी भी सेम आ रही है। यानी कि यहां पर भैया यूनी मॉडल निकल ही नहीं सकता है, यहां पर बाय मॉडल निकल सकता है। यानी यहां पर दो मोड मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक 30 और एक 40। यानी यूनी मॉडल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो फिर वो वाली परिस्थिति हो जाती कि आप ग्रुपिंग कर रहे हो, टैली क्लैश हो रहा है, डेंसिटी मेथड लगा रहे हो, डेंसिटी क्लैश हो रही है, डेंसिटी भी सेम आ रही है, तो फिर मैं कहूंगा कि भैया ये दोनों ही मोड है, ये बाय मॉडल वाली। यहाँ पे यूनी मॉडल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्या आप समझे डेंसिटी मेथड क्या होता है? डेंसिटी मेथड किन परिस्थितियों में अप्लाई होता है? तो हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज की बात करी। डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड लगाया जा सकता है, ग्रुपिंग मेथड भी लगाया जा सकता है। इंस्पेक्शन मेथड से तो बड़ा साधारण काम है कि भैया जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू मोड है। और ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है? ग्रुपिंग मेथड में आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जो टैली होता है, हाईएस्ट टैली होता है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को मोड, उसके सामने वाली वैल्यू को मोड कहते हैं। अगर टैली भी क्लैश हो जाए तो डेंसिटी मेथड अप्लाई करते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी वाली वैल्यू को हम मोड मानेंगे। और अगर डेंसिटी भी क्लैश हो जाए तो वो भी सेम आ जाए तो फिर वहां यूनी मॉडल नहीं निकल सकता, वो बाय मॉडल वाली सीरीज हो जाएगी। ठीक है ना? मतलब ऐसे सवाल में अगर मैं बोलूं कि एक ऑप्शन में दिया है 30, एक ऑप्शन में दिया है 40, एक ऑप्शन में दिया है 50 और एक ऑप्शन में दिया है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो मैं डी को चुन कर आऊंगा कि हाँ भैया नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि यहाँ कोई यूनी मॉडल है ही नहीं। ठीक है ना? इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज की बात हम बाद में करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में कल बात करेंगे। वैसे आपसे ये छोटा सा अगर जैसे इस तरह का एक सवाल अगर पूछा जाए कि भाई ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड, ग्रुपिंग मेथड कब यूज करते हैं? मीन निकालते समय, मीडियन निकालते समय, वेटेड मीन निकालते समय या मोड निकालते समय? तो इस तरह के सवालों में फिर हमको मालूम है कि मोड निकालते समय ग्रुपिंग। हालांकि ये तो बहुत आसान प्रतीत हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया तो ये सवाल आपको साधारण लग रहा है। तो एग्जाम में सवाल साधारण ही लगते हैं अगर टॉपिक पढ़ा हुआ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर सवाल साधारण लगेगा। ठीक है ना? पढ़ाई ना हो तो फिर साधारण सवाल भी मुश्किल लगेगा। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग मेथड से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं थ्योरी पर बेस्ड। ठीक है ना? ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहूंगा कि एग्जामिनर ने गलत सवाल का चुनाव किया है, क्योंकि ये सवाल टाइम कंज्यूमिंग है। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, कल जो होमवर्क दिए थे उसमें सेकंड वाला समझा दो। ठीक है, कल जो होमवर्क दिया था उस पर बात करते हैं। अभी मैंने इसको डिस्क्रीट सीरीज तक समझा दिया, कंटिन्यूस सीरीज पर कल बात करेंगे और मोड को कल समाप्त करेंगे। ठीक है? और कल अगर मोड हमारा टाइम से खत्म हो गया तो नए कॉन्सेप्ट को भी कल ही शुरू कर देंगे। नया कॉन्सेप्ट है पार्टीशन वैल्यूज। तो कल मोड को खत्म करेंगे क्योंकि मोड कल 1.5 घंटे चलेगा, इतना ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। तो मोड को कंप्लीट करके कल से ही एक नया टॉपिक भी मैं शुरू कर दूंगा।
मैंने आपसे कल कहा भी था कि मैंने मीडियन पढ़ाते समय बीच बीच में जो होमवर्क दिए थे उनको आप सॉल्व करके लाना। पहले आप मेरे को जरा आंसर बताना किसके क्या क्या आंसर आए। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है सबका, टाइप करो। इस वाले एग्जाम्पल का क्या आंसर आ रहा है सबका, इसमें मीडियन कितना आ रहा है आप लोगों का? 23.3। क्या सबका इतना ही आ रहा है? और जो आपने पूछा, आपने मेरे से ये वाला सवाल पूछा, कौन सा सवाल पूछा आपने? ये वाला सवाल पूछा ना? ये वाले सवाल में आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्लास इंटरवल कैसे बनाए, या इसकी कैलकुलेशन समझानी है? क्योंकि अगर आपको क्लास इंटरवल मैंने कैसे बनाया ये समझ में नहीं आया तो पक्का आपने स्टैटिस्टिकल सीरीज वाली क्लास मिस कर दी होगी। क्योंकि स्टैटिस्टिकल सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि ओपन एंडेड, सर ये आ गया है, कैलकुलेशन नहीं आया, ठीक है। तो फिर बेसिक चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये सवाल है भाई, मैं इसमें मोड मीडियन कैलकुलेट कर रहा हूँ। कल पढ़ाया था, समझाना कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्यूमुलेशन करूंगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, एक्सक्लूसिव भी है। तो क्यूमुलेशन में 5, 8, 10, 16। पहले आंसर लिखा यार सब, इस सवाल का आंसर किस किस का क्या क्या आया, पता तो चले कि आपने क्या किया। जिसने ये सवाल कर लिया वो अपना आंसर बताना भाई, टाइप करना किसका आंसर क्या क्या आया इस सवाल का। अगर आपने किया ये सवाल, मैंने कहा था कि जो भी होमवर्क दिए उसे कंप्लीट करके लाना। हालांकि सब आसान आसान सवाल थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये क्वेश्चन कर ही लूंगा, इसलिए आपने किया ही नहीं, सवाल ही सॉल्व नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये तो आसान है, ये तो मैं कर ही लूंगा। मैंने कहा था आसान लगे कैसा भी लगे, सवाल सॉल्व करना। आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो, मतलब आपने ये सॉल्व नहीं किया, केवल एक ही पूछ रही है। आकाश ने कहा 20। आदित्य कह रहा है कॉपी नीचे वाले रूम पे है। अच्छा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वंशिका भी कह रही है 20। ठीक है, तो बाकी जिन्होंने नहीं किया भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होता, मीडियन के स्टेप्स क्लियर हो जाते, टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाती, फॉर्मूला रिवाइज हो जाता। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा मीडियन नंबर। कंटिन्यूस सीरीज है तो n/2th आइटम। समझा नहीं रहा हूँ, ये सब कल पढ़ा चुके हैं, केवल सॉल्व कर रहा हूँ। 17 टोटल नंबर ऑफ आइटम है, अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 17/2 8.5 आइटम। मैंने आपको वो बारीक चीजें समझाई थी कि भाई ये 8.5 का मतलब क्या होता है। 8.5 तो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर आपका 8th आइटम आ रहा है और 9th आइटम आ रहा है। 8.5 8th आइटम और 9th आइटम। 8th आइटम तो यहां आ जाएगा, 9th आइटम यहां हो जाएगा। तो एक क्लास ये, एक क्लास ये, तो ये तो मॉडल क्लास तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में आपको इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि 8th आइटम आपको यहां मिल रहा है, 9th आइटम आपको यहां मिल रहा है। तो ऐसे केस में मेरा जो मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा वो होगा 10 से 35। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 18। सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी 18 कह रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5।
ये वाला, ठीक है 5। तो क्योंकि आपका जो मीडियन नंबर आ रहा है वो 8.5 आ रहा है, अब 8.5 में 8th आइटम और 9th आइटम अलग अलग जगह फॉल कर रहे हैं, अलग अलग जगह फॉल करने की वजह से अब आपका दो मीडियन क्लास तो हो नहीं सकता, मीडियन क्लास तो एक ही होगा, तो फिर आप इन दोनों को क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे। तो 10 से 15 और 15 से 35 को मैंने मर्ज कर दिया, 10 से 35 कर दिया। मर्ज करने से ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अच्छा, उस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, ये सी होगा, यानी कि क्लास इंटरवल हो गया आपका, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये F हो गया, और C यहां पर क्या है 5। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ये फॉर्मूला लगाओ, 10 प्लस L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, मीडियन नंबर कितना आया था 8.5 माइनस 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, सर इसमें 0.5 वाला कंफ्यूजन है मुझे भी। 8.5 ठीक तो है, क्या दिक्कत है, 8.5 ही तो हो रहा है। फ्रीक्वेंसीज कितनी है 5, 3 8, 2 10, 16, 17, 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी दो क्लास इंटरवल क्लैश हो, मतलब कि मेरा मीडियन क्लास मुझे एक तो यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, तो ऐसे केस में आप इसको मर्ज करके काम करो, ठीक है। सर इसमें 8.5 है ना, हाँ तो इसमें 8 नहीं आएगा ना, इसमें तो 10 आएगा, तो इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 10 हो जाएगा। इंटरवल फिर इसमें 15 और 35 आ जाएगा। भाई 8 ये तो मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाया था कि 8.5 का मतलब क्या होता है। 8.5 आइटम टेक्निकली एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट करता है 8th आइटम और एग्जिस्ट करता है 9th आइटम, और यहाँ पर 8th आइटम मेरा 10 से 15 वाले क्लास में फॉल कर रहा है और 9th आइटम 15 से 30 वाले क्लास में फॉल कर रहा है। तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, जैसे डिस्क्रीट होता तो दोनों वैल्यू को जोड़कर, जैसे प्रीसीडिंग वैल्यू और सक्सीडिंग वैल्यू को जोड़कर एवरेज ले लेते, यहां पर मैं दोनों क्लास को मर्ज करके मीडियन कैलकुलेट करूंगा, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो, ठीक है। बहुत रेयर केस है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो ऐसा ही करना है। कल मैंने इसको डिस्क्रीट सीरीज में भी इस तरह के सवाल को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि 8.5 का क्या मतलब होता है। 8.5 का मतलब होता है कि यार 8.5th आइटम, अब 8.5th आइटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है या तो 8वां आइटम या 9वां आइटम, या तो उससे एक पहले चले जाओ या एक बाद में चले जाओ। अगर एक पहले चला गया तो ये इसका क्लास है, एक बाद में चला गया तो ये इसका क्लास है, तो मैं कैसे कंसीडर करूं कि एवरेज मेरा यहां पाया जाएगा या यहां पाया जाएगा। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में आप इन क्लास इंटरवल्स को मर्ज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो हैंड रेज करो। बाकी ऐसा ये सिचुएशन हर सवाल में पैदा नहीं होती, जैसे मैंने कल डिस्क्रीट सीरीज के भी कितने सारे क्वेश्चंस करवाए, पर वहां पर हर सवाल में ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई, पर स्पेसिफिकली मैंने समझाया कि जब ऐसा सिचुएशन पैदा होगी तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 8.5 टेक्निकली लोकेट नहीं हो सकता। मीडियन नंबर क्या होता है, पोजीशन खोजना, यार मेरा मीडियन कहाँ पाया जाएगा। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि यार 8.5 एग्जैक्ट लोकेशन आ रहा है, पर ये लोकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो मेरे पास 8वां आइटम है या 9वां आइटम है। डिस्क्रीट सीरीज होती
तो मैं 8वें आइटम की वैल्यू को, जैसे 20 है और 9वें आइटम की वैल्यू जैसे 25 है, तो दोनों को जोड़कर एवरेज ले लेता। लेकिन यहां पर तो 8वें आइटम के सामने एक क्लास है, 9वें आइटम के सामने भी एक क्लास है, तो मैं क्या करूं? तो एक काम करता हूं, दोनों क्लास को मर्ज कर देता हूं, क्योंकि मीडियन में ये शर्त थोड़ी होती है कि क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए। इक्वल क्लास इंटरवल की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, तो मैं मर्ज करके भी मीडियन निकाल सकता हूं इन परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था जहां पर आप अटके, यानी कि आपने ये सवाल प्रैक्टिस किए होंगे। क्या इसके बाद वाला सवाल हो गया? बाकी सवाल हो गया? इसका आंसर क्या आया सबका? इसका आंसर क्या आया? इस वाले एग्जाम्पल का आंसर क्या आया सबका? सेवनटीन 17.5, एक ने बोला 17.5, और 17.5 का मतलब है कि आपका मीडियन क्लास 10 से 20 आ रहा है। आपका मीडियन क्लास 10 से 20 आ रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है? तो सबका 17.5 है, तो मैं मानकर चलता हूं कि आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि यहां पर 22 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 11th आइटम। अब जैसे ये है 8, इसके जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। 11th आइटम तो एग्जैक्ट इसी क्लास में फॉल कर रहा है, तो यही मेरा मीडियन क्लास हो गया। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी हो गई। ठीक है, अगर यहां पर भी मान लो मेरा मीडियन नंबर आता 12.5, तो 12.5 में एक 12th आइटम और एक 13th आइटम। अब ये है 8, ये है 12, ये है 15, ये है 20, ये है 22। 12th आइटम तो यहां आ जाता, 13th आइटम यहां आता, तो फिर इस केस में मुझे इन दोनों क्लासेस को मर्ज करके उसको मीडियन क्लास कंसीडर करता मैं, और फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करता, जैसे मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी बताया था। ठीक है ना? तो अगर ऐसी परिस्थिति कभी पैदा हो जाए, कभी इस तरह का थोड़ा सा अनयूजुअल सवाल आपको टकर जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर यहां तक क्लियर है तो हैंड रेस करो, क्योंकि मीडियन पढ़ा चुका था। मोड में आज जो मैंने पढ़ाया आप उसको रिवीजन कर लेना। कल मोड खत्म करने के बाद कल से एक नया टॉपिक भी शुरू करूंगा। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू मैंने गलती से बोल दिया अभी।